आज का टॉपिक है क्लॉसियस क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इसके दो गुप्त ऊष्मा समीकरण हैं। प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण एवं द्वितीय गुप्त ऊष्मा समीकरण। प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण निगमित करने के लिए, ड्राइव करने के लिए हम ये एक पीवी आरेख, सूचक आरेख लेते हैं, जिसमें दो ग्राफ दिखाए गए हैं। ABCD परमताप T पर और दूसरा EFGH, ये इससे थोड़े अधिक परमताप पर, परमताप T+DT पर। इस चित्र में ABCD किसी पदार्थ का परमताप T पर PV आरेख के रूप में समतापी वक्र है। भाग AB द्रव अवस्था को व्यक्त करता है, जबकि भाग CD गैस अवस्था को व्यक्त करता है। और भाग BC पदार्थ की द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन को व्यक्त करता है। T परमताप पर AB ये पूरी तरह से द्रव अवस्था है। B से C तक का जो क्षैतिज सरल रेखीय वक्र है, इसमें केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। दाब P पर द्रव अवस्था से यह C बिंदु तक आते आते पूरी तरह गैस अवस्था में बदल गया है। और CD जो वक्र है, यह पूरी तरह से गैस अवस्था के लिए है। D से C तक चलें तो हम देखते हैं कि दाब में वृद्धि हो रही है, दाब P बढ़ रहा है और इस स्थिति में आयतन V कम हो रहा है। जैसे जैसे नियत ताप पर, परमताप T पर गैस का दाब बढ़ाते जाएंगे, आयतन कम होता जाएगा। D से C तक का भाग यही व्यक्त कर रहा है। C बिंदु पर इस गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है और B बिंदु तक आते आते पदार्थ पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल जाता है। B से A तक का भाग यह द्रव अवस्था के लिए समतापी प्रक्रम को व्यक्त कर रहा है, जिसमें दाब P बढ़ाने पर आयतन V कम हो रहा है, परंतु अब ये आयतन में जो परिवर्तन है ये कम है गैस अवस्था की बजाय। गैस अवस्था में दाब बढ़ाने पर आयतन में अधिक परिवर्तन हो रहा है। द्रव अवस्था में B से A तक दाब बढ़ाने पर आयतन में परिवर्तन कम है। यदि हम ताप का मान बढ़ा दें, T से बढ़ाकर T+DT कर दें, तो अधिक दाब की आवश्यकता है। अब P+DP दाब पर यह जो गैस अवस्था है, यह द्रव अवस्था में
बदल पाती है। H से G तक गैस अवस्था है। G पर गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाता है और F बिंदु तक आते आते यह पदार्थ पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल जाता है। F से E तक यह पूरी तरह से द्रव अवस्था को व्यक्त करता है। तो ये दो समतापी वक्र हैं किसी पदार्थ के लिए, गैस अवस्था के लिए और द्रव अवस्था के लिए। एक परम ताप T पर, दूसरा थोड़े अधिक ताप T प्लस dt पर। यहाँ पर P और P प्लस dP ये क्रमशः परमताप T व T प्लस dt पर संतृप्त वाष्प दाब है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। P और dP इस ग्राफ में देखें, ये क्षैतिज वक्र BC और FG के लिए दाब है। P जो दाब है क्षैतिज वक्र BC के लिए और जो कि T ताप के लिए है, और P प्लस dP यह दाब है थोड़े से अधिक ताप T प्लस dt के लिए क्षैतिज वक्र के लिए। और क्षैतिज वक्र व्यक्त कर रहा है अवस्था परिवर्तन को, जब पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है या द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है। इन दाब P और P प्लस dP को हम कहते हैं संतृप्त वाष्प दाब, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। यहाँ पर हम माना बिंदुओं F व G पर विशिष्ट आयतन क्रमशः V1 और V2 हैं। F और G बिंदुओं पर विशिष्ट आयतन हम लिख रहे हैं आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान। इकाई द्रव्यमान के पदार्थ का आयतन, इसको विशिष्ट आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम कहेंगे, वॉल्यूम फॉर यूनिट मास, और इसको व्यक्त कर रहे हैं स्मॉल v से। बिंदुओं F और G के लिए, F और G बिंदुओं पर देखें, ये दो लाइनें खींची हैं और नीचे V वॉल्यूम आयतन की अक्ष पर ये जहाँ मिल रही हैं, यहाँ ये आयतन लिखे गए हैं V1 और V2। स्मॉल v1 और स्मॉल v2 ये आयतन है इकाई द्रव्यमान के पदार्थ के लिए, वॉल्यूम फॉर यूनिट मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विशिष्ट आयतन इनको कहेंगे। तो F और G बिंदुओं पर ये मान लें कि विशिष्ट आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 और V2 है। अब हम F और G बिंदुओं पर दो रुद्धोष्म वक्र बनाते हैं। F बिंदु से बनाया गया रुद्धोष्म वक्र है MF और G बिंदु पर बनाया गया रुद्धोष्म वक्र है NG। यदि हम इस तरह से ये दो रुद्धोष्म वक्र बना लें, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कर्व बना लें FM और GN, तो F
GNMF, ये एक पूरे चक्र को व्यक्त कर रहा है और यह पूरा चक्र कार्नोट चक्र होगा, क्योंकि इसमें FG यह समतापी प्रसार को व्यक्त कर रहा है, GN यह रुद्धोष्म प्रसार को व्यक्त कर रहा है, NM यह समतापी संपीड़न को व्यक्त कर रहा है और MF यह रुद्धोष्म संपीड़न को व्यक्त कर रहा है। इस तरह से यदि हम दो रुद्धोष्म वक्र F और G बिंदुओं पर बना लें, FM और GN, तो हमें एक कार्नोट चक्र प्राप्त हो जाएगा। F से शुरू करें तो FGNMF। FG ये समतापी प्रक्रम है जहाँ ताप परम ताप T+dt है, और NM यह भी समतापी प्रक्रम है, इसमें परम ताप T है। इस तरह से हमें एक कार्नोट चक्र FGNMF प्राप्त होता है, जिसमें निम्न 4 प्रक्रम होते हैं और इन चारों प्रक्रमों में पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा हम ज्ञात करते हैं। पहला प्रक्रम जो भाग FG है, यह पदार्थ के परम ताप T+dt पर समतापी प्रसार को व्यक्त करता है। FG समतापी प्रसार है, आयतन बढ़ रहा है स्मॉल v1 से स्मॉल v2 तक। समतापी प्रक्रम है क्योंकि ताप T+dt है जो समान है। यदि T+dt ताप पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L+dL है, तो इस प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा Q1 होगी L+dL। T परम ताप के लिए हम गुप्त ऊष्मा को L से लिखेंगे और T+dt परम ताप के लिए गुप्त ऊष्मा को L+dL लिखेंगे। FG जो प्रक्रम है, इसमें ताप समान है T+dt। F बिंदु पर पदार्थ पूरी तरह से द्रव अवस्था में है और G बिंदु पर पदार्थ पूरी तरह से गैस अवस्था में है। तो F से G तक दाब नियत बना हुआ है P+dP। आयतन V1 से बढ़कर V2 हो रहा है। तो इस प्रक्रम में जो अवशोषित ऊष्मा होगी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए एक ही ताप पर, इस अवशोषित ऊष्मा को हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। T+dt ताप के लिए इस गुप्त ऊष्मा को L+dL कहेंगे। यह गुप्त ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। दूसरा प्रक्रम हम लें भाग GH। यह रुद्धोष्म प्रसार को व्यक्त करता है, जिसमें पदार्थ का ताप T+dt से कम होकर T हो जाता है। दूसरा प्रक्रम GN रुद्धोष्म प्रसार है, आयतन बढ़ रहा है, दाब कम हो रहा है और ताप T+dt से कम होकर T हो गया है। क्योंकि GN रुद्धोष्म प्रक्रम है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होती है। अतः पदार्थ द्वारा कोई ऊष्मा न ली जाती है और न दी जाती है। अब भाग तीसरा प्रक्रम देखें। यह है भाग NM। भाग NM पदार्थ के परमताप T पर समतापी संपीड़न को व्यक्त करता है। यदि T ताप पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L है, तो इस प्रक्रम में उत्सर्जित ऊष्मा Q2 से लिखें।
यह बराबर होगी L। तीसरा प्रक्रम देखें, N से M तक। N से M तक यदि हम चल रहे हैं तो आयतन कम हो रहा है, समतापी प्रक्रम है T परमताप पर, तो यह समतापी संपीड़न है। इस समतापी संपीड़न में पदार्थ कुछ ऊष्मा देगा और यह दी गई ऊष्मा, यह भी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी, जिसको हम L से लिख रहे हैं। T ताप के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L और T प्लस dt ताप के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L प्लस dL। F से G तक के प्रक्रम के लिए, जिसमें कि समतापी प्रसार है, इसके लिए पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है। ग्रहण की गई ऊष्मा Q1 हमने लिखी थी L प्लस dL। और इस दूसरे प्रक्रम NM में, जिसमें संपीड़न हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, आयतन को कम कर रहे हैं दाब बढ़ाकर, दाब नियत है, नियत दाब पर ही, नियत दाब पर ही आयतन कम हो रहा है N से M तक। तो इस प्रक्रम में पदार्थ कुछ ऊष्मा देगा और यह दी गई ऊष्मा भी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी, जिसे हम L से लिख रहे हैं। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L, यह दी गई ऊष्मा Q2 इसके बराबर है। चौथा प्रक्रम भाग MF रुद्धोष्म संपीड़न को व्यक्त करता है। M से F तक यह आखिरी प्रक्रम है। पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था F बिंदु पर पहुंच जाता है। यह रुद्धोष्म प्रक्रम है, रुद्धोष्म संपीड़न। इस प्रक्रम में न ऊष्मा ली जाएगी न दी जाएगी, क्योंकि यह रुद्धोष्म प्रक्रम है, कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। पूरे इस चक्र में किया गया कुल कार्य, पूरा चक्र, ये जो हम ले रहे हैं FGNMF एक कार्नो चक्र है। इस कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य होगा इस वक्र का क्षेत्रफल, FGNMF के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, यदि हम इसको लगभग आयत मान लें, तो लंबाई गुणा चौड़ाई के फार्मूले से यह क्षेत्रफल बराबर होगा P इंटू V2 माइनस V1। F से G तक की लंबाई होगी V2 माइनस V1 और दाब को हम लगभग P मान सकते हैं। dP, ये जो अंतर है ये बहुत कम है। तो दाब में अंतर dP है, तो ये जो इसकी चौड़ाई, इस वक्र की चौड़ाई, ये इस दाब में अंतर dP के ही बराबर है। और लंबाई गुना चौड़ाई के फार्मूले से हम क्षेत्रफल निकालें तो वही क्षेत्रफल इस कार्नो चक्र में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो कार्नो चक्र में किया गया कार्य, वर्क डन W, जो इस FGNMF वक्र के क्षेत्रफल के बराबर है, और यह क्षेत्रफल बराबर होगा dP इंटू V2 माइनस V1। dP ये डिफरेंस है P प्लस dP और P का, और V2 माइनस V1 ये डिफरेंस है, अंतर है V2 और V1 का। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई के फार्मूले से हमने W, पूरे चक्र में किया गया कुल कार्य ज्ञात कर लिया है। क्षेत्रफल FGNMF बराबर है dP इंटू V2 माइनस V1। उत्क्रमणीय कार्नो चक्र के लिए, रिवर्सिबल कार्नो साइकिल के लिए, हम जानते हैं कि Q1 और Q2 का अनुपात Q1 अपॉन Q2 बराबर है T1 अपॉन T2। यदि हम -1 कर दें दोनों तरफ, तो ये हो गया Q1 अपॉन Q2 -1 इक्वल टू T1 अपॉन T2 -1।
और इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T2। Q1 माइनस Q2 यही किया गया कुल कार्य है। यदि पदार्थ Q1 ऊष्मा लेता है और Q2 ऊष्मा दे देता है तो जो बची हुई ऊष्मा है Q1 माइनस Q2 यही किए गए कार्य W के बराबर होती है। तो Q1 माइनस Q2 इसको हम W लिख लें, वर्क डन, किया गया कार्य। तो यह रिलेशन अब बन जाता है W अपॉन Q2 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T2। और W किए गए कुल कार्य का मान इस समीकरण से रखें। W किया गया कुल कार्य हमने क्षेत्रफल से निकाला था जो बराबर था dP इंटू V2 माइनस V1 के। W का ये मान यहाँ रख दें तो यह समीकरण अब हो गया है dP इंटू V2 माइनस V1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T2। यहाँ पर T1 ताप बराबर है T प्लस DT के और T2 ताप बराबर है T के। एवं समीकरण 2 का उपयोग करने पर समीकरण 2 से Q2 बराबर है L के। Q2 की जगह L रख दें, T1 की जगह T प्लस DT रख दें, T2 की जगह T रख दें। तो यह समीकरण अब इस तरह का हो गया है dP अपॉन dP इंटू V2 माइनस V1 अपॉन L इक्वल टू T प्लस DT माइनस T अपॉन T। राइट हैंड साइड में ऊपर केवल DT रह जाएगा। इस DT को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएं तो dP अपॉन DT का मान आएगा L अपॉन T इंटू V2 माइनस V1। यह समीकरण यही क्लैसियस क्लैपेरॉन प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण याद रखें बराबर है dP अपॉन DT इक्वल टू L अपॉन T इंटू V2 माइनस V1। इसी तरह से हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन द्वितीय गुप्त ऊष्मा समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। द्वितीय गुप्त ऊष्मा समीकरण ज्ञात करने के लिए हम इसी PV आरेख में 4 प्रक्रम लें। अब इन रुद्धोष्म वक्र जो हमने बनाए थे इन पर विचार न करें। अब 4 प्रक्रम लें। पहला F से G तक, दूसरा G से C तक, तीसरा C से B तक और चौथा B से F तक। यानी ये एक पूरा चक्र है F G C B F। ये कार्नो चक्र नहीं है। GC और BF ये रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं है, इसलिए यह प्रक्रम अब कार्नो चक्र नहीं है। इस प्रक्रम में भी हम कुल पदार्थ के द्वारा कितनी ऊष्मा ग्रहण की जाती है और कितनी ऊष्मा दी जाती है, इस तरह से कुल ली गई ऊष्मा की गणना करेंगे। 4 प्रक्रम हैं। इन चारों प्रक्रमों में कितनी ऊष्मा ली जाती है या दी जाती है ये हम देखते हैं। पहला प्रक्रम हम ले रहे हैं भाग BF। भाग BF में पदार्थ का ताप T से बढ़कर T प्लस DT हो जाता है। पहला प्रक्रम B से शुरू करें, B से F तक। ताप इसमें T से बढ़कर हो गया T प्लस DT। पदार्थ द्रव अवस्था में है, B में भी और F पर भी, और ताप T से बढ़कर हो रहा है T प्लस DT। इस प्रक्रम में पदार्थ द्वारा कुछ ऊष्मा ली जाएगी। इस प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा Q1 बराबर है C1 DT। यदि विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा याद है तो विशिष्ट ऊष्मा
स्पेसिफिक हीट C के लिए फार्मूला था dq इक्वल टू एम सी डी टी। m यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं, इकाई द्रव्यमान, यूनिट मास, क्योंकि जो आयतन हम ले रहे हैं V1 और V2 ये आयतन इकाई द्रव्यमान के लिए हैं। तो यदि हम पदार्थ का द्रव्यमान इकाई ले लेते हैं, मास 1 है, तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से dq बराबर mc/dt से हमें ऊष्मा Q1 लिख सकते हैं, जो बराबर होगी C1 dt। m बराबर 1। C1 अब विशिष्ट ऊष्मा है। यह विशिष्ट ऊष्मा है यदि वाष्प के संपर्क में द्रव की विशिष्ट ऊष्मा C1 है, तो इस प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा Q1 बराबर होगी C1 dt। तो C1 विशिष्ट ऊष्मा है किसकी? वाष्प के संपर्क में द्रव की विशिष्ट ऊष्मा। यह द्रव की विशिष्ट ऊष्मा है, वह द्रव जो वाष्प के संपर्क में है। B और F बिंदुओं पर देखें, दोनों ही बिंदुओं पर पदार्थ द्रव अवस्था में है, पर दोनों ही बिंदुओं पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। तो B और F बिंदुओं पर जो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है वह द्रव की विशिष्ट ऊष्मा होगी, वह द्रव जो वाष्प के संपर्क में है। इस विशिष्ट ऊष्मा को C1 से लिख रहे हैं। तो B से F तक जो ताप बढ़ा है T से बढ़कर T प्लस dt हुआ है, इसके लिए पदार्थ कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है और यह अवशोषित ऊष्मा Q1 हम लिख रहे हैं C1 dt। दूसरा प्रक्रम भाग Fg है। भाग Fg यह पहले की तरह ही समतापी प्रसार है और इस समतापी प्रसार में पदार्थ के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा L प्लस dL के बराबर होगी, जो कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। T प्लस dt ताप के लिए F से G तक पदार्थ का केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में पदार्थ जा रहा है। दाब समान है P प्लस dP, आयतन बढ़ रहा है। तो जब एक ही ताप पर पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करता है, तो इसके द्वारा ली गई ऊष्मा ये गुप्त ऊष्मा होती है। T प्लस dt ताप के लिए यह गुप्त ऊष्मा L प्लस dL से लिख रहे हैं। इसलिए इस दूसरे प्रक्रम में पदार्थ के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा Q2 बराबर है L प्लस dL। इसी तरह से अगले जो दो प्रक्रम हैं, G से C तक और C से B तक, इन दो प्रक्रमों में पदार्थ ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। B से F और F से G तक, इन दो प्रक्रमों में पदार्थ ऊष्मा लेता है और अगले दो प्रक्रमों में पदार्थ ऊष्मा निकालता है। तो पदार्थ के द्वारा दी गई ऊष्मा अगले दो प्रक्रमों में हम देखें तो तीसरे प्रक्रम में यह दी गई ऊष्मा Q3 से लिखेंगे और ये C2 dt के बराबर होगी। जैसे हमने Q1 लिखा था C1 dt, इसी तरह से तीसरे प्रक्रम के लिए पदार्थ द्वारा निष्कासित ऊष्मा, बाहर दी गई ऊष्मा Q3, यह बराबर है C2 dt। यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा अब C2 है। C2 विशिष्ट ऊष्मा है इन बिंदुओं के लिए, G और C के लिए। G और C बिंदुओं पर पदार्थ पूरी तरह से गैस अवस्था में बदल गया है, तो यह उस गैस की विशिष्ट ऊष्मा है जो द्रव के संपर्क में है। इसको हम C2 से लिख रहे हैं। तो तीसरे प्रक्रम में पदार्थ के द्वारा निष्कासित ऊष्मा Q3 बराबर होगी C2 dt। इसी तरह से चौथा प्रक्रम हम देखें, भाग CB। भाग CB यह समतापी प्रक्रम है जिसमें आयतन कम हो रहा है, यानी समतापी संपीड़न है।
और इसमें पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है। सी बिंदु पर पदार्थ पूरी तरह से गैस अवस्था में है, बी बिंदु पर यह पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो समान ताप पर, समान दाब P पर केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। द्रव से गैस से द्रव अवस्था में पदार्थ जा रहा है C से B तक जाने में। इस प्रक्रम में यह कुछ ऊष्मा निष्कासित करेगा और यह निष्कासित ऊष्मा Q4 से लिखें तो यह Q4 ऊष्मा बराबर होगी L के, जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। तो पूरे इस प्रक्रम में जो 4 प्रक्रम हैं, ऊष्माएं हमने ज्ञात कर ली हैं Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 और Q2 ये पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्माएं हैं और Q1 और Q2 ये पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा है, अवशोषित ऊष्मा है। और Q3 और Q4 ये पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा है, निष्कासित ऊष्मा है। इसलिए पूरे चक्र में अवशोषित कुल ऊष्मा Q से लिखें तो ये बराबर होगी Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। इनके मान रख दें Q1, Q2, Q3, Q4 के। Q3 और Q4 के पहले माइनस लिखा है क्योंकि ये निष्कासित ऊष्मा है, पदार्थ के द्वारा दी गई ऊष्मा है। अतः पदार्थ के द्वारा पूरे चक्र में अवशोषित ली गई ऊष्मा Q बराबर होगी Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। Q1, Q2, Q3, Q4 के मान ऊपर के समीकरण से रखें तो यह कुल अवशोषित ऊष्मा Q पूरे चक्र के लिए आती है C1 माइनस C2 इंटू dt प्लस dl। C1 dt माइनस C2 dt में से dt कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा C1 माइनस C2 और बाकी एक टर्म और बचेगी प्लस dl। पूरे चक्र में किया गया कुल कार्य हम क्षेत्रफल से ज्ञात करेंगे और यह क्षेत्रफल भी पहले की तरह ही W बराबर होगा किया गया कार्य बराबर क्षेत्रफल BFGCB, और BFGCB का क्षेत्रफल भी लगभग उतना ही है जितना कि हमने पहले क्षेत्रफल लिखा था, dP इंटू V2 माइनस V1। FG जो लंबाई है ये V2 माइनस V1 है और इस वक्र की चौड़ाई ये dP के बराबर है, P प्लस dP से माइनस कर दें P। तो लंबाई गुणा चौड़ाई के फार्मूले से किया गया कुल कार्य इस वक्र का क्षेत्रफल है जो बराबर है dP इंटू V2 माइनस V1। अब क्लाउसियस क्लैपेरॉन प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण लें जो था dP अपॉन dt बराबर L अपॉन T इंटू V2 माइनस V1। dP के साथ V2 माइनस V1 ले लें, राइट हैंड साइड से इधर ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड में, तो dP इंटू V2 माइनस V1 बराबर हुआ L अपॉन T इंटू dt। और dP इंटू V2 माइनस V1 यह W पूरे चक्र में किए गए कार्य के बराबर है। तो पूरे चक्र में किया गया कार्य W बराबर है L अपॉन T इंटू dt। ऊर्जा संरक्षण के नियम से यह W किया गया कार्य बराबर होगा ऊष्मा Q के। जितनी ऊष्मा अवशोषित की जाएगी उतना ही कार्य होगा। तो W कुल अवशोषित ऊष्मा के बराबर है, तो हम कुल अवशोषित ऊष्मा Q का मान इस पिछले समीकरण से लिखें जो बराबर है C1 माइनस C2 इंटू dt प्लस dl। तो W Q के बराबर है और Q बराबर है C1 माइनस C2 इंटू dt प्लस dl। तो समीकरण अब हो गया है L अपॉन T इक्वल टू C1 माइनस C2 प्लस dl अपॉन dt से भागने पर। इससे dl अपॉन dt माइनस L अपॉन T बराबर होगा C2 माइनस C1, और यही क्लाउसियस क्लैपेरॉन द्वितीय गुप्त ऊष्मा समीकरण है। क्लाउसियस क्लैपेरॉन द्वितीय गुप्त ऊष्मा समीकरण है dl अपॉन dt माइनस L अपॉन T इक्वल टू C2 माइनस C1। यहाँ पर क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कम होती है। dl अपॉन dt में T क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है या गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है।
यदि ये T क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कम होती है। L वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इस इक्वेशन में T बढ़ने पर L कम होता है, इसका मतलब है कि dL/dt नेगेटिव है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पूरी तरह से नेगेटिव हो गई है, ऋणात्मक। इसलिए राइट हैंड साइड भी नेगेटिव होगी, और राइट हैंड साइड नेगेटिव तभी होगी जब C1 ग्रेटर देन होगा C2। अतः उपरोक्त समीकरण से पता चलता है कि वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा C2 ऋणात्मक होगी। C2 ऋणात्मक होगी तभी राइट हैंड साइड ऋणात्मक होगा। अब जो क्लासियस क्लैपेरॉन प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण है, उससे हम द्रवों के क्वथनांक पर और ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव देख सकते हैं कि क्या प्रभाव होगा। अभी हमने जो वक्र बनाया है, यह वक्र है जिसमें दो अवस्थाएं हैं, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसी तरह से हम दो अवस्थाएं और ले सकते हैं, ठोस और द्रव। पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदले और दूसरा द्रव से गैस अवस्था में बदले। तो अभी जो हमने ये वक्र PV आरेख डिस्कस किया है, यह द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन के लिए है या वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए है। इसी तरह से दूसरा अवस्था परिवर्तन भी हो सकता है, ठोस से द्रव में या द्रव से ठोस में। जब हमें देखना है द्रवों के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, तो पहला समीकरण क्लासियस क्लैपेरॉन प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण देखें, जो है dP/dt बराबर L/T इंटू V2 माइनस V1। यदि हम देख रहे हैं द्रवों के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, यानी द्रव से वाष्प अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो ये होता है क्वथनांक पर, बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट पर क्वथनांक पर पदार्थ द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। जब भी द्रव से वाष्प अवस्था प्राप्त होगी क्वथनांक पर, आयतन जो V1 से बदलकर V2 हो रहा है, यह आयतन हमेशा बढ़ेगा। द्रव से जैसे ही वाष्प अवस्था में जाएंगे, आयतन बढ़ेगा, यानी V2 ज़्यादा होगा V1 से। तो राइट हैंड साइड धनात्मक होगी। V2 यदि V1 से ज़्यादा है, आयतन बढ़ रहा है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी। dP/dt पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। इसका मतलब है कि T बढ़ने पर P बढ़ेगा या P बढ़ने पर T बढ़ेगा। P दाब है, दाब बढ़ेगा तो T क्वथनांक है, तो दाब P यदि बढ़ रहा है तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ये भी बढ़ जाएगा। ये सब इसलिए है क्योंकि जब द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो आयतन बढ़ रहा है, V2 V1 से अधिक है, तो P बढ़ने पर T बढ़ेगा, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा। दूसरी स्थिति लें, ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव। ज़्यादातर पदार्थ ऐसे हैं कि यदि उनको ठोस से द्रव अवस्था में बदलते हैं तो उनका आयतन सामान्यतः बढ़ता है, ज़्यादातर का, हम सभी का नहीं। तो ऐसे पदार्थ जिनका आयतन ठोस से द्रव अवस्था में बदलने पर बढ़ता है, उनके लिए V2 V1 से अधिक होगा और पहले की तरह ही ΔP/ΔT dP/dt
ये धनात्मक होगा, और dp अपॉन dt धनात्मक होने से यह होगा कि P बढ़ने पर T बढ़ेगा, दाब बढ़ने पर अब गलनांक बढ़ेगा। अब T गलनांक है। यदि हम ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन लेते हैं तो दाब T, ये टेम्परेचर T, ताप T, ये गलनांक कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो यदि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने पर आयतन यदि बढ़ता है, V2 V1 से ज़्यादा है, तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण से डेल्टा P अपॉन डेल्टा T dP अपॉन dt धनात्मक होगा, यानी P बढ़ने पर T बढ़ेगा, दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ेगा। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे कि बर्फ़, ये जब ठोस से द्रव में बदलता है, बर्फ़ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था यानी पानी में जब बदलता है, तो इसका आयतन बढ़ता नहीं है, इसका आयतन कम हो जाता है। इस स्थिति में V2 कम होगा, और V2 यदि कम है तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण dP अपॉन dt इक्वल टू L अपॉन T इंटू V2 माइनस V1 में यदि V2 कम हो जाता है V1 से, तो राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव होगा, यानी dP अपॉन dt ऋणात्मक होगा। इसका मतलब है कि P बढ़ने पर T कम होगा। तो कुछ पदार्थों के लिए, जैसे बर्फ़, जिनके की ठोस से द्रव में बदलने पर जिनका आयतन कम हो जाता है, उनके लिए दाब P बढ़ने पर T कम होगा, दाब बढ़ने पर गलनांक कम हो जाएगा। इस तरह से क्लॉसियस क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण का उपयोग करके हम ठोसों के क्वथनांक पर भी दाब P का प्रभाव देख सकते हैं, और द्रवों के क्वथनांक पर भी दाब P का प्रभाव देख सकते हैं, और ठोसों के गलनांक पर भी दाब P का प्रभाव देख सकते हैं।